नमस्कार, आप देख रहे खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे अमरोहा की। अमरोहा से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अमरोहा में शॉर्ट सर्किट से मकान में भीषण आग लग गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमरोहा से, जहां पर आपको बताते चले कि शॉर्ट सर्किट की वजह से एक मकान में भीषण आग लग गई है। आग लगने से मकान जलकर खाक हो गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, आग में जलने से 4 मवेशियों की भी मौत हो गई है। मकान में रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया है। अचानक आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, हिंडोली कोतवाली क्षेत्र के जोया कस्बा की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर ये बड़ी घटना हो गई है। आग लगने से काफी नुकसान बताया जा रहा है, लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। इसके साथ ही 4 मवेशी भी जलकर उनकी मौत हो गई है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं अमरोहा से। शॉर्ट सर्किट की वजह से मकान में भीषण आग लग गई और आग लगने से 4 मवेशियों की जलकर मौत हो गई है। मकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। अचानक आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। हिंडोली कोतवाली क्षेत्र के जोया कस्बे का यह पूरा मामला है। और अगली खबर का रुख करेंगे औरैया से। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के चपटा गांव में गेट व बाउंड्री गिराने कर बवाल हो गया है। आपको बताते चले कि चपटा गांव में एक ब्राह्मण परिवार के द्वारा अपनी निजी जमीन पर निर्माण कराया गया है और जिसका गेट गिरा दिया है, जिसको विशेष समुदाय के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर पत्थरबाजी करते हुए गेट और दीवार गिरा दी है। पत्थर चलाने से लोग घायल भी हो गए हैं। पीड़ित का आरोप है कि उनके ऊपर जान से मारने की नियत से फायरिंग और बम भी फेंके गए हैं। जब पीड़ित परिवार के द्वारा अपनी जान बचाकर पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई है, तो पुलिस ने काफी देर से पहुंची है और पीड़ित परिवार को पकड़कर बंद कर दिया है। पुलिस की कार्यशैली से लोग आक्रोशित हो गए हैं और जमकर नारेबाजी की है, थाने का घेराव किया है। भाजपा नेता सहित कई हिंदू संगठनों के लोग भारी संख्या में कोतवाली में एकत्र हुए हैं। वहीं हिंदू संगठन के एकत्र होने की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारियों मौके पर पहुंचे हैं और लोगों को समझाकर मामला शांत कराया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई करने में शुरू कर दी है। सुबह की कई बार इस विवाद चल रहा है। इस साल से कई बार एसडीएम महोदय और सीओ की अध्यक्षता में पैमाइश भी हो चुकी है लेखपाल कानून के द्वारा। मामला सेटल हो गया, गेट रख गया। सवेरे विशेष समुदाय के लोग सुबह करीब 100-150 आदमी आकर ईंट पत्थर गाली गलौज माँ बहनों की गेट गिरा दिया। मारपीट के काम में काफ़ी लोग जी चोटिल भी हो गए। फिर उसमें पुलिस भी आई और पुलिस कुछ इन लोगों को लिवा गई। सुबह हम लोगों ने आपका मकान यहाँ से कितने दूर है? हमारा पास ही में मंदिर पर खड़े थे हम लोग। लगवाया था, वो निजी जमीन है और उसके बगल में ये और जमीन है जीएस लैंड की, उसको लेके गेट लगवा रहे थे। तो 2 पक्षों में उसका विवाद हुआ था और फिर उसमें खिलाफ उस मैटर में जिन लोगों ने विवाद उत्पन्न किया था उनके खिलाफ दर्ज कराई जा रही है और पुनः जल्दी 2-3 दिन के अंदर उसकी कार्रवाई करके और जो भी विवाद है उसका जल्दी सवाल। और बुलंदशहर में प्रधान संगठन ने आरएलडी नेताओं के साथ मीटिंग में बड़ी घोषणा कर दी है। प्रधान संगठन ने कहा है कि अगर आरएलडी प्रधान संगठन के सदस्य को अनुशहर विधानसभा का प्रत्याशी घोषित करती है तो पूरे जिले के प्रधान आरएलडी को पूर्ण बहुमत से जीत हासिल कराएंगे। प्रधान संगठन ने दावा करते हुए कहा है कि बुलंदशहर में आरएलडी की प्रचंड जीत होगी, जबकि बुलंदशहर की 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में हैं। आरएलडी हो, सपा हो, बसपा हो, हसपा हो या भारतीय जनता पार्टी हो। इस वक्त हम बुलंदशहर के अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और सीधा तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में आरएलडी का फट्टा डालकर यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, जो कि बताया गया कि आरएलडी की यहाँ बुलंदशहर के अंदर महा मीटिंग की गई है प्रधान संगठनों के द्वारा। यानी कि प्रधान संगठन को यहाँ शामिल किया गया है और प्रधान संगठन ने यहाँ पर अपनी पूरी ताकत दिखाई है, जो कि यहाँ पर बुलंदशहर जिले के सभी प्रधान संगठन के प्रधान साथी भी इनके साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानकारी जुटाएंगे कि आखिर आरएलडी बुलंदशहर के अनूपशहर सीट पर अपनी ताकत दिखाना चाहती है या फिर बुलंदशहर की 7 सीटों पर आरएलडी और सपा की एक महाजीत होगी। जी, मैं डॉक्टर राहुल बाल्यान,
अनूपसर विधानसभा 67 से भावी प्रत्याशी। यहाँ पर आज पंचायत राज की मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे पूरे ज़िले में 946 प्रधान हैं और उसमें से 600 प्रधान यहाँ उपस्थित हुए और 340 बीडीसी उपस्थित हुए। हमारी एक ये महा बैठक थी, जिसमें हमारा निर्णय लिया गया कि हम राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के लिए अपना प्रयास करें और जो यहाँ भी कैंडिडेट उतर के आए उसकी पूरी सहायता करें और उसे पूरे तन मन धन से लड़ाया जाए। तो ये आज यहाँ सारे प्रधान साथियों ने ये निर्णय लेते हुए एक पार्टी को बहुत ऊर्जा प्रदान की है। यहाँ आज जिस तरीके से प्रधान एकत्रित हुए वह उसको देखकर लग रहा था कि अनूपसर विधानसभा पर आने वाला प्रत्याशी जो जीत कर आएगा वो राष्ट्रीय लोकदल का ही आएगा। वहीं हमारे साथ आरएलडी के कद्दावर नेता, चर्चित चेहरा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी हम जानेंगे जो यहाँ पर खड़े हुए कि क्या वाकई में अनूपसर विधानसभा पर आरएलडी की जीत होगी। मैं विकास चौधरी, जिला महासचिव राष्ट्रीय लोकदल बुलंदशहर। यहाँ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में आज जैसे पहले देखा होगा कि आप बीजेपी की आंधी चली थी, आज यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में तूफान चला हुआ जयंत चौधरी का। जयंत चौधरी किसान, गरीब, मजदूर, मुस्लिमों की आवाज़ उठाने वाले मात्र एक नेता हैं जो गरीब मजदूर की आवाज़ उठा रहे हैं। आपको पता होगा जो हाथरस में एक दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसकी आवाज़ उठाने के लिए माननीय जयंत चौधरी जी हाथरस पहुंचे और इस निरंकुश सरकार ने वहां उन पर लाठीचार्ज किया गया। इस सरकार में ये हो रहा है, आदमी को दबाया जा रहा है। लोकतंत्र का मतलब है कोई भी व्यक्ति अपनी बात स्वतंत्र होकर रख सकता है, लेकिन इस शासन में ये अंकुश लगाया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी बात नहीं रख सकता। जब वहाँ जयंत चौधरी अपनी बात, उस महिला की बात उठाने गए थे तो उनको दबाया जा रहा था, उनकी बात को दबाया जा रहा था। लेकिन हमारे जो नेता हैं वो एक स्वच्छ छवि के नेता हैं और वो किसान, मजदूर, गरीब के नेता हैं। वो किसी भी अंकुश से नहीं डरते और वो लगातार किसान, गरीब, मजदूर की आवाज़ उठा रहे हैं। आपको पता होगा जो हमारा किसान आंदोलन जो चल रहा था गाजीपुर बॉर्डर पर, उसको दबाने की कोशिश की गई। हमारे स्वर्गीय माननीय चौधरी अजीत सिंह जी 28 जनवरी को उन्होंने एक फ़ोन किया माननीय राकेश टिकैत जी को, जब वो रो रहे थे टीवी पे। उन्होंने कहा कि अगर आपको जाना नहीं है, ये आपका अकेले का आंदोलन नहीं है, पूरी किसान जाति का आंदोलन है और आज अगर आप यहाँ से चले गए तो 50 साल तक कोई भी व्यक्ति आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं आपके साथ हूँ, पूरी किसान जाति आपके साथ। समाजवादी विजय यात्रा को लेकर अखिलेश यादव कल पहुंचेंगे एटा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एटा से, जहां पर आपको बताते चले कि समाजवादी विजय यात्रा को लेकर अखिलेश यादव कल एटा पहुंचेंगे और अखिलेश यादव की यात्रा पथ का कल होगा 8वां चरण। अखिलेश यादव मैनपुरी से विजय यात्रा करते हुए पहुंचेंगे एटा। एटा के सपा कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, एटा में जो सपा कार्यकर्ता हैं वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। कल अखिलेश यादव एटा पहुंचेंगे। और अगली खबर इटावा से सामने निकल कर आ रही है। इटावा में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अब सतर्क हो गया है। बाजारों में दुकानदारों और फेरी लगाने वालों की स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। टेस्ट कराने वाले डॉक्टरों का कहना है कि विभाग के द्वारा सैंपलिंग कराई जा रही है। टीम की डॉक्टर का कहना है कि कोविड को लेकर एक बार फिर से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन टेस्ट करवाने को कोई तैयार नहीं हो रहा है। कोई तैयार यहां पर नहीं है। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। इन दिनों सर्दियों की दौरान यहां पर बाजारों में डॉक्टर टेस्ट कर रहे हैं लोगों के, लेकिन कोई टेस्ट कराने को तैयार नहीं। डॉक्टरों ने यह भी बताया है कि बाजारों में लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कोई करवाने को तैयार नहीं है। सब यही बोलते हैं कि अभी कोविड कहाँ है, अभी कोविड है ही नहीं है तो हम नहीं करवाएंगे, हमारी वैक्सीन लग चुकी है, ये बोल देते हैं। कोई करवाने को तैयार नहीं होता, स्ट्रिक्टली बोलना पड़ता है, उसके बाद आदमी जाने को तैयार होता है। क्या लोग जागरूक नहीं है? अभी भी जागरूक नहीं है बिल्कुल। मास्क भी कोई नहीं लगाता है, मास्क तक नहीं लगा रखा है। मतलब आपको दिक्कतें आती है? हाँ, बहुत दिक्कत आती है करवाने में। हमें तो एक दिन में कम से कम 150 का करना पड़ता है टारगेट, बहुत मुश्किल से हो पाता है पूरा दिन। कोविड जब से स्टार्ट हुआ था तब से ये अभियान तो लगातार चल रहा है और ये अब फिर से जो ओमिक्रॉन न्यू वेरिएंट आया है
उसकी चांसेस हैं आने के। यूपी में भी तब से शासन का आदेश है, लगातार उसके लिए फोकस सैंपलिंग स्टार्ट है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इटावा में। आज शोरूम और मॉल्स वगैरह और ये शॉप वगैरह, गवर्नमेंट्स की शॉप वगैरह इसमें था। कोरोना की जाँच के लिए आए थे। तो मतलब जांच आपने कराई, तो मतलब किस तरीके से देखते हैं जांच को? मतलब सरकार करा रही है तो क्या ठीक है? ठीक है, बिल्कुल होना भी चाहिए। हाँ, होना भी चाहिए। मैं तो पहले ही दोनों वैक्सीन कंप्लीट करा चुका हूँ। हाँ, जांच के लिए बोला तो मैंने जांच करा दी। सर, अभी जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया है, यूपी में भी कई केस मिल रहे हैं। जी। अभी जो शादियों का हालत चल रहा है, भीड़ काफ़ी रहेगी, तो कितना ऐसा आप लोगों के लिए खतरा था? काफ़ी लोग आ भी रहे थे। अब मजबूरी होती तो जाना पड़ता है, बच्चों को लेकर घर नहीं जाते। और फतेहपुर का रुख करेंगे। फतेहपुर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। राजनीति की भेंट चढ़ रही है। इंटर कॉलेज की छात्राएं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किताबों की जगह कांग्रेस उम्मीदवारों ने छात्राओं को यहां पर थमाया है प्रचार प्रसार का कैलेंडर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो छात्राएं हैं इनको किताबें इनके हाथों में होनी चाहिए, लेकिन जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इन्होंने छात्राओं को थमा दिया है प्रचार प्रसार का कैलेंडर। और इस कैलेंडर को लेकर ये छात्राएं प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया है कार्यक्रम। हुसैनगंज विधानसभा के श्याम सुंदर तिवारी इंटर कॉलेज का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। गाजियाबाद से अहम खबर सामने निकल कर आ रही। गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर ग्राउंड में विराट वैश्य व्यापारी महाकुंभ आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार एवं राजेश अग्रवाल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सुभाष चंद्र, राज्यसभा सांसद उपस्थित रहे हैं। और इस कार्यक्रम को आपको बताते चले कि भारी संख्या में लोग भी पहुंचे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने बताया है कि आज गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर ग्राउंड में विराट वैश्य व्यापारी महाकुंभ आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में गाजियाबाद एवं पश्चिम क्षेत्र के 29 जिलों के समस्त व्यापारी एवं वैश्य बंधु अपनी उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार को अपना समर्थन व्यक्त करना एवं सरकार के समक्ष व्यापारी भाइयों की परेशानी को उठाना है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यापारी और वैश्य समाज के पदाधिकारी हैं। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग हैं वो हैं। चूँकि कोरोना काल था तो हमने बहुत ज़्यादा लोग नहीं बुलाए, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं यहाँ हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। ये स्वतः लोग आ रहे हैं। ये वैश्य विराट व्यापारी महाकुंभ है। इसका उद्देश्य है कि हम सरकार को अपना समर्थन भी दिखाना चाहते हैं और सरकार को ये स्पष्ट भी करना चाहते हैं कि हमारी आबादी लगभग 23% से भी अधिक है, तो इस वर्ग को भी सरकार में नीति निर्धारण में प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये वो समाज है जिसने हमेशा से सेवा कार्य बहुत बढ़ चढ़ के किए हैं। ये वो समाज है जो सरकार को सबसे अधिक टैक्स देता है। ये वो समाज है जो देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और हरदोई में दलित वर्ग कार्यकर्ता सम्मेलन में विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। नितिन अग्रवाल ने कहा है कि सपा की लाल टोपी का लाल रंग दलित पिछड़ों और अयोध्या के कार सेवकों के खून से भरा है। समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान साइकिल नहीं कट्टा बंदूक होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि राहुल गांधी पहले खुद को हिंदू कहा मानते थे और ये सरकार की उपलब्धि है कि अब वो खुद को हिंदू मानने लगे हैं। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के विधायक के विवादित बयान पर उन्होंने कहा है कि पहले प्रियंका अपनी पार्टी के नेताओं को संभाले, बाद में महिलाओं की बात करें। मैं तो यही कहता हूं कि ये जो चरित्र है इन लोगों का वो सबके सामने आ जाता है। आप कहें कुछ और आपकी सोच कुछ और हो। प्रियंका जी तो बहुत बात करती हैं महिलाओं की कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, हम महिलाओं को टिकट देंगे, और आज उन्हीं के दल के नेता महिलाओं के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी करते हैं, इतना गंदा कमेंट करते हैं। जबकि जहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कुछ दिन पहले उनकी एक राज्यसभा की सांसद भी छोड़ के चली गई पार्टी की आरोप लगाते हुए कि उनके पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि पहले प्रियंका जी जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं और जहाँ जहाँ उनके नेता हैं पहले उन्हीं को ठीक कर लें।
जौनपुर के मछली शहर में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दौरा है। दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मछली शहर के बस स्टैंड पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। साथ ही फौजदार इंटर कॉलेज मछली शहर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान जनसभा करते हुए नेशनल हाईवे से संबंधित विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बताते चले कि हेलीकॉप्टर से मछली शहर के बस स्टैंड से मिर्जापुर के लिए प्रस्ताव करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लगभग 1500 करोड़ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। कार्यक्रम में सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन द्वारा भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। कोरोना से बचने के रामबाण उपाय। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। खांसी और बुखार हो तो किसी के साथ संपर्क न रखें। विटामिन सी युक्त फलों का सेवन करें। सार्वजनिक जगहों पर न थूकें। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे कन्नौज की। कन्नौज के तिरवा में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव व पूर्व मंत्री रहे जुगल किशोर वाल्मीकि ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सीएम की ठोको नीति से प्रदेश में कई निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस ठोको नीति के चलते अपराधियों तो कम नहीं हुए हैं लेकिन निर्दोषों के परिवार बेघर हो गए हैं। कहा है कि अब काले दिन वाले लोगों को लाल टोपी से डर लगने लगा है। वहीं मीडिया से रूबरू होने के दौरान उन्होंने कहा है कि सपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभाओं में उमड़ने वाली भीड़ को देख भाजपा सरकार बौखला गई है। मोदी और योगी को यूपी में हारने का डर सता रहा है। यही वजह है कि दोनों नेता अनाप शनाप बयान देने पर उतारू हो गए हैं। सपा मुखिया पर व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं। कभी जिन्ना तो कभी अब्बाजान तो कभी लाल टोपी को निशाना बनाया जा रहा है तो कभी इनकम टैक्स के अफसरों का सहारा लिया जा रहा है। और अगली खबर कन्नौज से सामने निकल कर आ रही है जहां पर जिला अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने कन्नौज सराय मीरा बस स्टैंड पर बने रैन बसेरा का निरीक्षण कर कंबल बांटे हैं। वहीं कन्नौज सदर विकास खंड सराय मीरा बस स्टैंड पर बने रैन बसेरे का जिला अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा, अपर जिला अधिकारी गजेंद्र कुमार और इसके साथ ही सदर तहसीलदार रामशंकर ने पहुंचकर निरीक्षण किया है और गरीबों और असहाय लोगों को कंबल वितरित किए गए हैं। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मामले में आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी आज। वहीं आपको बताते चले कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 5 की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। धारा
बदलने के बाद जिला जज कोर्ट में दी गई थी जमानत अर्जी। आपको बताते चले कि लखीमपुर कांड को लेकर ये सभी आरोपी दोषी हैं जिनको लेकर आज जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। और उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में चुनावी शंखनाद बजने शुरू हो गए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां छोटे छोटे दलों के साथ आगे बढ़ रही हैं और चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी में किन्नर बोर्ड का जिम्मा पायल किन्नर को दिया गया है और उसी तर्ज में आज गुड्डन किन्नर भारतीय किन्नर समाज संयुक्त परिषद में बतौर अध्यक्ष शामिल हुई हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के परचम के तले 2022 विधानसभा चुनाव में किन्नर समाज को एकजुट होकर वोट बटोरने का काम करेंगी। किन्नर समाज संयुक्त परिषद की उपाध्यक्ष गद्दी नशीन सोनम किन्नर ने आज गुड्डन किन्नर को भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता दिलाई है। जी, इसकी मुख्य वजह यह है, अभी तक की जितनी भी सरकार आई अभी तक के तो हम लोग संघर्ष करते रहे, किन्नर समाज के लोग, और लड़ते रहे अपने हक के लिए। अभी तक के किसी पार्टी ने, किसी गवर्नमेंट ने हम लोगों को कोई अथॉरिटी नहीं दिया। आज भारतीय जनता पार्टी जो है, बीजेपी पार्टी, और माननीय मेरे मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, योगी बाबा जी, जिन्होंने हम लोगों को हर तरह का आरक्षण दिया, नौकरियों देने का वादा किया, और क्या कहते हैं, पेंशन देने का वादा किया, और जो आश्रम बनाने का वादा किया, हर चीज़ को उन्होंने करके दिखाया। मैं सुश्री गुड्डन किन्नर जी को मैं बधाई देती हूँ। उन्होंने आज अपनी संस्था का जो है किन्नर समाज की संस्था, इन्होंने अपने अध्यक्षता में किन्नर समाज की NGO गठन किए। उसकी कार्यालय के आज उद्घाटन करने के लिए, केंद्रीय कार्यालय की, मुझे और हमारे बोर्ड में सदस्य हैं और लॉयर साहब और भी हमारे प्रमुख किन्नर, गुड्डन किन्नर, वो क्या नाम है, सोनी जी हैं, नीलम जी हैं, तमन्ना जी, इन सब के तत्वाधान में आज लखनऊ डालीगंज मछली मंडी में, जो कि संस्था का नाम है भारतीय किन्नर समाज संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश, उसकी उद्घाटन कार्यालय करने के लिए मैं आया। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बताते चले कि कड़ाके की ठंड से आम जनमानस को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर आपको बताते चले कि कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी से जिले में भारी ठंड देखने को मिल रही है। ठंड बढ़ने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रैन बसेरों की नहीं की गई है समुचित व्यवस्था। ठंड से ठिठुर रहे हैं लोग और लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। और मिर्जापुर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, सीएम योगी आदित्यनाथ का मिर्जापुर दौरा है। इसके साथ ही आपको बताते चले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। अतरैला स्थित स्थायी हेलीपैड पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, अतरैला स्थित स्थानीय हेलीपैड पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3037 करोड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग का करेंगे लोकार्पण। 3037 करोड़ की लागत से 186 किलोमीटर लंबे 4 राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण किया जाएगा। लालगंज तहसील के अतरैला में टोल प्लाजा पर यह कार्यक्रम होगा। और नोएडा से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, नोएडा विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने घोषित किया है उम्मीदवार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। नोएडा विधानसभा से पंकज अवाना को आम आदमी पार्टी ने बनाया है प्रत्याशी। नोएडा विधानसभा प्रत्याशी की
संजय सिंह ने की है घोषणा। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, संजय सिंह ने इसकी घोषणा की है। नोएडा से जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उनका नाम एक बार आपको बताते चले कि पंकज अवाना को नोएडा से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। और सहारनपुर का तापमान शून्य के करीब पहुंच गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सहारनपुर का तापमान शून्य के करीब पहुंच गया है। इलाके का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। खेत खलिहान में पाला पड़ रहा है। बर्फीली हवाओं के चलते लगातार ठंड बढ़ रही है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, आपको बताते चले कि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ठंड बढ़ गई है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, और ठंड बढ़ने के चलते आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर जो अपना जीवन सड़क पर जीवन यापन करते हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खुले आसमान में जो लोग अपना जीवन यापन करते हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सहारनपुर में जो तापमान है वो 1 डिग्री दर्ज किया गया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेहद करीबी माने जाने वाले राकेश सिंह पटेल उर्फ भोला ने समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदार के रूप में हैं, अपनी दावेदारी जनता के बीच पेश कर रहे हैं। आपको बताते चले कि कौशाम्बी जिले के चायल विधानसभा क्षेत्र के राकेश सिंह पटेल उर्फ भोला गांव-गांव जाकर समाजवादी पार्टी झंडा लगाओ अभियान चलाकर लोगों को अखिलेश यादव की उपलब्धियां बता रहे हैं। वहीं पार्टी के लिए वोट भी मांग रहे हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज चैनल। मैं इस समय कौशाम्बी जनपद के ब्लॉक मंदनपुर के मुख्यालय जहां पे इसकी सपा का कार्यालय है, इस सपा कार्यालय में माननीय चायल से प्रबल दावेदारी कर रहे राकेश सिंह पटेल जी से अब कुछ चर्चा करेंगे, उनसे कुछ पार्टी के संबंध में जानकारी लेंगे और जानकारी के साथ साथ यहाँ के विकास के मुद्दे में और यहाँ के हो रहे तमाम तरह के अन्य प्रकरण जो पार्टी का इस समय चुनाव आ रहा विधानसभा 2022 का, उस आगामी विधानसभा चुनाव के क्या तैयारियां हैं, क्या योजनाएं हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और क्या क्या इनकी भूमिका होगी। आइए इस मुद्दे पर हम राकेश सिंह पटेल जी से चर्चा करते हैं। राकेश पटेल जी, आप बताइए किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे जी। समाजवादी पार्टी ने विकास के मुद्दे पर काम किया है और विकास के मुद्दे पर भरोसा रखती है जी। उन्होंने सारे समुदाय के लिए काम किया है और समाजवादी का जितना भी कार्य करता है वो समाजवादी विकास के मुद्दे पर बहुत भरोसा करता है जी। ये तो विकास के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे और दूसरी बात यह है कि आप विधानसभा चायल से प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। आपके जैसे 3-4 लोग और इसी पार्टी से संबंधित चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर चुके हैं, वो भी होल्डिंग कर रहे हैं अपनी प्रबल दावेदारी। तो क्या आप तीनों चारों लोग कैसी योजना बनाएंगे? देखिए, जो योजना जो विकास करेगा लोगों में घर जाएगा। इस समय झंडा लगाओ अभियान चल रहा है, हमारा कार्यक्रम जारी लगातार हर गांव में, हर घर में, हर बूथ के अध्यक्ष के घर में हमने झंडा लगाने का काम कर रहे हैं और टोपी लगवाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जमीन लेने के काम कर रही है। 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को किसान, नौजवान, गरीब, पिछड़ा, वंचित जितना भी है वो सब उनको मुख्यमंत्री बनाने का प्रण किया है। इस समय आपके विधानसभा चायल में विकास बीजेपी सरकार से कैसी विकास रहा, ये बताइए। देखिए, जो 2012 से लेकर 17 तक जो आदरणीय अखिलेश यादव ने विकास किया है, वो रोडें जो बनवाई थी वो रोडें उखड़ी पड़ी हुई हैं। और महंगाई देख लीजिए, महंगाई क्या है, चरम पे है। गैस सिलेंडर की कीमत देख लीजिए और उसके जस्ट डबल हो गया। इनकी कोई भी योजना देख लीजिए। अभी कुछ दिन पहले माननीय विधायक जी संजय गुप्ता जी उन्होंने कहा 5000 करोड़ की परियोजनाएं लाई हैं। क्या आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि ये परियोजनाएं कहाँ गई, क्या कहाँ गई? 4.5 साल तक कोई परियोजना इनकी नहीं आई और जब चुनाव आ गया तो इनकी 4500 करोड़ की परियोजना आ गई है। इससे हमसे ज़्यादा बेहतर तो आप इसके विषय में जानते हो। चलिए, खबर उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।